लिए ना पैसा लगता है ना कुछ, ऐसी एक ही चीज़ हर औरत को चाहिए होती है, जो उसे नहीं मिलती है, वो है रिस्पेक्ट। वो मैं घर में हो या बाहर। नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ी हैं रश्मि पराशकर सोवानी, जिनकी हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट निकल कर आई है महिलाओं के ऊपर। आप जैसे जानते हैं कि आज भी हम खबरें सुनते हैं महिलाओं के उत्पीड़न की, जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट और वुमेन हैरेसमेंट जैसी खबरें निकल कर आती हैं। इससे रिलेटेड उनकी एक सर्वे रिपोर्ट है जो कि बहुत कुछ रादर कहती है कि महिलाएं इस समस्या से कैसे जूझती हैं और क्यों बाहर निकल कर आज भी मुंह नहीं खोल पाती। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप अपनी सर्वे रिपोर्ट के बारे में हमें संक्षिप्त में बताइए। वी फॉर चेंज ऑर्गेनाइजेशन ने सहज संवेदना नाम का रिपोर्ट सर्वे किया है। उसका रिपोर्ट हमने अभी कल ही प्रेस रिलीज किया है। तो इसमें जो है खास करके आईपीसी 354, 375, 376, आईटी 2000 को लेके सवाल पूछे गए हैं। जो लड़कियां हैं जो बाहर जाती है, घर से बाहर निकलती है, कामकाजी औरतें और पढ़ने लिखने वाली लड़कियां, उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखने के लिए हमने ये सर्वे लिया है। इसमें जो सर्वे जो औरतों को लिया उनके दो एज ग्रुप के, 18 to 25 और दूसरा एज ग्रुप है 25 ऑनवर्ड्स। इसमें सभी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र है, लेकिन शायद जो कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं, जैसे कि हरियाणा से भी है, मध्य प्रदेश से है, यूपी से है, या फिर अगर विदेश में बसी हुई है जैसे कि स्वीडन से, ऑस्ट्रेलिया से है, ऐसे औरतों ने ये फॉर्म्स भरे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लड़कियां पढ़ती है, बाहर जाती है, लेकिन माहौल जो है बाहर का वो सुरक्षित नहीं है और इसको लेके हमें काम करना है। और सर्वे में इतनी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स आई कि हमें लगा कि सबके साथ साझा करना चाहिए। तो मैम, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आंकड़े निकल करके आए हैं और क्या पैरामीटर्स थे? सबसे पहले तो सर्वे के जो क्वेश्चन आयर दी गई थी, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो औरतों को जो सेक्सुअल हरासमेंट जो फेस करनी पड़ती है उसको लेके है। वो बॉडी शेमिंग से लेके रेप तक के सब मुद्दों पे हमने सवाल उठाए हैं और आंसर्स हमने मांगे हैं और उन्होंने जेन्युइनली सबने, औरतों ने और लड़कियों ने आंसर्स दिए हुए हैं। इसमें जो है जैसे कि जो अनरजिस्टर्ड क्राइम है वो इसमें से सामने उभर के आता है, क्योंकि हम आमतौर पे जो एनसीआरबी का रिपोर्ट होता है और कुछ होता है वो पुलिस स्टेशन में जो दर्ज की गई केसेस है उसको लेके ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो अनरजिस्टर्ड क्राइम है, क्योंकि हम औरतों के पास पर्सनली पहुंच के हमने उनको पूछा है कि उनके साथ क्या हुआ है, तो जो अनरजिस्टर्ड क्राइम है उसको लेके हमने ये सर्वे किया हुआ है। उसका एक अलग महत्व है। हम इससे ये जान सकते हैं कि जो क्राइम रिकॉर्ड आया नहीं है पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसकी संख्या क्या है जो रिकॉर्डेड नहीं है। इसमें हमने बैड टच हो, बॉडी शेमिंग हो, मॉलेस्टेशन हो, छेड़खानी हो, इवटिजिंग हो, वॉयरिज्म हो, टेक्स्ट मैसेजेस भेजना हो या रेप हो, इन सब पे हमने सवाल फर्स्ट सेक्शन में पूछे हैं। कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे हैं कि अगर ऐसी घटना आपके साथ हुई है तो क्या ज्यादा डीप इम्पैक्ट इसका हुआ है आपके लाइफ पे। कुछ ऐसे सवाल भी है कि जिसने आपके साथ ज्यादती की वो पुरुष के बारे में भी क्वेश्चन है कि उसका एज क्या है, ताकि हम कौन से एज ग्रुप के पुरुष ज्यादातर लड़कियों से या औरतों से खराब बर्ताव करते हैं ये जान सके, और उसका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, फ्रेंड है, पिता है, भाई है, कोई रिलेटिव है, चाचा मामा, ये सब सवाल हमने उसमें पूछे हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमने ये देखा है कि पब्लिक टॉयलेट को लेके जो इश्यूज आते हैं, क्या आप यूज करते हैं तो आपको क्या समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं, उसको लेकर कुछ सवाल थे। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो है लीगल अवेयरनेस को हम कहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 498A जो है घरेलू हिंसा को लेके जो महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है, बहुत ये पूरा नेशनल एजेंडा है कि पुरुषों की संस्थाएं भी निकली है कि हम पत्नी पीड़ित हैं। तो इस कारण से हमने देखा कि क्या ऐसा है कि 498 का अब्यूज हो रहा है या फिर 354, 375, 376 ये जो है छेड़छाड़ को लेके या रेप को लेके जो कानून है, कितनी महिलाएं जानती है इसके बारे में। तो इसमें हमें ये दिखा कि 70 to 80% महिलाओं को जानकारी ही नहीं है कानून की। मैम, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी जब मैं उस प्रेस रिलीज को पढ़ रहा था तो शुरू में लिखा हुआ है आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में हैं, और अगर बड़े स्केल पे बात की जाए तो आज वुमेन हमारी जो है पायलट्स भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं, इंडियन आर्मी में भी हैं। तो ऐसे करके अगर देखा जाए और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बैंकर्स भी हैं। तो मैम, फिर भी आज आंकड़े निकल करके आते हैं जब वुमेन के साथ एब्यूज के केसेस, हमने दुमका का हत्याकांड एक आपने भी सुना होगा, झारखंड की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी जिसमें उसके मुंह पे एसिड डाल दिया गया था एक तरफा प्यार के चलते। तो मैम, ऐसे जब कारनामे सामने निकल करके आते हैं
तो कानून व्यवस्था एक तरफ तो हमें बहुत बड़े-बड़े कानून दे रही है ताकि वुमेन सेफ रहे, बट वुमेन क्यों नहीं जा रही उसका इस्तेमाल करने के लिए? जो वर्ल्ड बैंक है उसका रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा देती है। तो उनका कहना है कि इंडिया का जो कामकाजी महिलाओं की संख्या 2005 से कम होते जा रही है। इसका कारण है कि आप लोग इनको जो सुरक्षा और सुविधा उनको जो मिलनी चाहिए, एक अच्छे माहौल में ही वो काम करेगी। तो अगर वर्किंग प्लेस पे कुछ हो रहा है या अगर वो कम्यूटिंग कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है, उसके साथ हमेशा टेंशन बना है, तो वो काम नहीं करेगी, ना घर के लोग बोलेंगे कि उसने काम करना चाहिए। राइट। तो हमारा ये है कि अगर हम जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं, तो भारत सरकार भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा औरतें भी काम करें। ये वर्ल्ड बैंक का भी कहना है, या भारत सरकार का भी कहना है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण है कि जो सुरक्षा देनी चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। जैसे कि हमारे सर्वे में ये बात सामने आई है, हमने एक सवाल पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अनसेफ कहाँ लगता है? उसमें हमने घर से लेके रास्ते तक सब जगहों के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में अगर वो औरत अकेली जा रही है, लड़की अकेली जा रही है, सबसे ज्यादा डर उनको तब लगता है। ये 18 to 25 के ग्रुप का भी है, 25 ऑनवर्ड्स 50, 60, 70 साल की उम्र के औरतों का भी यही कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा है दूसरा नंबर आता है क्राउड, जहाँ पे बहुत भीड़ हो, वहां पे असुरक्षित लगता है। जैसा कि कहा जाता है कि सरकारें अकेले कुछ नहीं कर सकती, जनता का भी साथ चाहिए, एक सोच में परिवर्तन चाहिए। जहां समाज में अगर कोई कानून सख्त बन गया है, निर्भय की बात करूंगा, आप निर्भय से तो भली भांति सभी लोग वाकिफ हैं, जिसके एवज में मुंबई में निर्भय नाम की एक स्क्वाड भी बनाई गई पुलिस की। तो मैम ऐसे में लोगों की सोच को लेकर क्या कहना है आपका? आपने अब निर्भया का जिक्र किया है, तो मैं निर्भया फंड होता है जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हर एक स्टेट को देती है। हमारे यहाँ का महाराष्ट्र का निर्भया फंड 1% भी उसका यूज नहीं हुआ है, वैसे के वैसा पूरा का पूरा पैसा वापस गया है। आप पत्रकार है, आपका चैनल इसके ऊपर कुछ कर सकता है। ये इश्यू है कि जिसपे पीआईएल होना चाहिए और सब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी एक्शन लेती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्शन लेके पूछा कि निर्भया फंड का यूज क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारा एग्जीक्यूशन के मामले में हम बहुत वीक है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि अवेयरनेस ही नहीं है, अज्ञान है, माइंडसेट की कमी है। कंसेंट नाम की बात एक आती है, जैसे पिंक मूवी में अच्छी तरह से बताया गया है, नो मीन्स नो। मतलब एक पति पत्नी है और पति पत्नी अगर एक दूसरे का हाथ लेकर रास्ते में घूम भी रहे हैं, तो वो बैड टच नहीं कहलाएगा। बैड टच वो है जो अनवांटेड टच है। हमारे यहाँ पे मैरिटल रेप के लिए कोई भी लॉ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस क्रिएट करना और इन मामलों को बोलना। जैसे कि उर्फी जावेद को लेके मुझे बहुत पत्रकारों ने कि उर्फी जावेद का ऐसा हुआ, आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा उर्फी जावेद मुद्दा बनी क्यों? अगर कोई पुरुष होता और वो अगर ऐसे कुछ विचित्र फैशन करता या फिर कच्चे बनियान पे भी फिरता, तो कोई इशू ही नहीं होता। इशू तो औरत जब कम कपड़े पहनती है तब होता है। तो इतना मैं बड़ा इस इशू इस पे कहना औरत की। चाहूंगा, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड रणबीर सिंह है, उन्होंने एक फोटो शूट किया था एक मैगजीन के लिए, जिसमें वो निर्वस्त्र थे। तो ऐसे में काफी उठा था पुरुष के लिए भी। जी। तो मैम उस पे भी थोड़ी टिप्पणी अगर आप देना चाहें मैम। नहीं, लेकिन अब तो वो निर्वस्त्र ही थे, लेकिन अगर वो बरमुडा पहन के जाते, हाँ है जी। ना, राइट। या फिर, तो कोई कोई उनको कुछ नहीं कहता। उनका तो फैशन सेंस कैसा है, कोई लड़की ऐसा फैशन सेंस, कोई हीरोइन सोच भी नहीं सकती कि इतना वियर्ड फैशन सेंस हो और फिर भी वो पॉपुलर। हमने इतने बड़े बड़े जो है डिसीजंस देखे हैं माननीय हमारे न्यायालय से जो आए हैं। मैं एक तो जो हमारे ज्ञानी ध्यानी जिन्हें पुरुष कहा जाता है, जो आसाराम और राम रहीम, जो आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्होंने भी दुष्कर्म किया, उसके बाद काफी ज्यादा उन लड़कियों ने निकल निकल करके बाहर में आरोप लगाए और वो आरोप सिद्ध हुए। उसके बाद जो है उनकी पनिशमेंट सरकारों ने, हमारे माननीय न्यायालयों ने मुकर्रर की। तो ऐसे में मैम इन डिसीजंस के बावजूद भी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो एक बड़ा रूप ले लेती हैं, जो कि हाइडिंग में चल रही हैं। तो मैम क्या लगता है, आपका सर्वे क्या कहता है कि क्यों आज मानसिक सोच, मैं फिर से मानसिक सोच पे आ जाऊंगा, हम आम पुरुषों की या आम जनता की मानसिक सोच को चेंज होने की जरूरत है? आसाराम बापू जैसे लोग अगर ऐसा क्राइम कर रहे हैं और लगातार सालों साल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कानून का कोई डर नहीं है। किसी की श्रद्धा का दुरुपयोग करने जैसी गलत बात तो हो ही नहीं सकती। आप जो बोल रहे हैं मानसिकता बदलनी चाहिए। जैसे कि मुझे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, मैम आप औरतों के बारे में बोलते हैं, क्या मर्दों को कोई तकलीफ नहीं होती? तो जी। मेरा कहना इसके बारे में हमारा ये है कि ये बात बिल्कुल सच है।
जितना कि पीड़ित एक औरत है, वैसे ही पीड़ित एक पुरुष भी है। देखिए, डरने मतलब देखिए, अगर आसाराम बापू जैसी एक कैटेगरी हुई, एक ऐसी हुई जो निर्भया हो, या फिर हैदराबाद में एक कांड हुआ था 2-3 साल पहले, जी जी। उसमें वो लड़की को, वो तो बेचारी पार्किंग स्लॉट से अपनी गाड़ी निकाल रही थी और उसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मुझे यहाँ सेफ नहीं लग रहा है, उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की गई, उसका रेप हुआ और उसको जलाया गया। तो लोग डरते क्यों नहीं है? जलाया क्यों गया है? जलाया गया है, लोग डरते हैं इसी कारण। लोग क्राइम करना चाहते हैं और उससे कोई भी क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, वो सज़ा से तो बचना चाहेगा ही। जैसे दिशा जैसे कानून है हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, या फिर हमारे यहाँ पे अभी शक्ति कायदा भी आने वाला है। शिवसेना ने काफ़ी ट्राई किया कि वो आए और आ ही जाएगा जल्द। लेकिन उसमें क्या किया है? उसमें औरतों को कुछ नहीं दिया है। अगर कुछ उनके साथ ज़्यादती होती है, तो जो आरोपी है उनको बहुत कड़ी सज़ा दी गई है। तो जब हम सज़ा कड़ी करते हैं, तो वो आरोपी डर के मारे वो औरत को ही पूरा खत्म कर देंगे, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सज़ा बहुत बड़ी है। मैम, अब हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं, वी फॉर चेंज। तो मैम, इसका उद्देश्य और मोटो क्या है? जैसे कि हम साइबर क्राइम सेल के साथ या भरोसा सेल के साथ भी काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई, जैसे कि हमारे यहाँ नागपुर में एक फ्रेंड्स गारमेंट्स की केस हुई थी। बहुत बड़ी हस्ती थी और वहाँ पे उनके चेंजिंग रूम में मोबाइल कैमरा दिखा था, शूटिंग चल रही थी। वहाँ पे पूरे जो बच्चियाँ हैं स्कूल यूनिफ़ॉर्म लेने आती है। तो हमने वो मुद्दा कोई ले नहीं रहा था, हमने वो उठाया। फिर जात पंचायत में एक लड़की थी, उसके ऊपर उसी के पड़ोसी ने अत्याचार किया। गढ़चिरौली जिले में जो नक्सलग्रस्त भाग है, वो एरिया की बात है ये। तो फिर ये केस जब हमारे सामने आई, तो हमने ये पूरे महाराष्ट्र लेवल पे उसमें दखल ली गई और उसके ऊपर एक्शन ली गई। इसके अलावा हम लोग ये जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप भी लेते हैं। मैम, ऑब्वियसली आप जेंडर इक्वालिटी को लेकर के काम कर रही है और उस पे ऑब्वियसली वुमेन के रिलेटेड इश्यूज उठा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर आज समाज की तरफ जब हम देखते हैं, तो मैम, किस तरीके का समाज और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का क्या योगदान चाहिए जो ऐसी समस्याएं जो है खत्म हो जाएं? देखिए, हमने रिपोर्ट में भी कहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, समाज का भी काम है। हमारे जैसी जो संस्थाएँ हैं, उनका भी काम है कि इसके ऊपर हम कुछ करें, इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स हो, कुछ चर्चा हो। जैसे कि हमने देसी मीटू नाम का प्रोग्राम लिया था। उस प्रोग्राम में एक लड़की ने कहा था कि नज़र खराब पुरुषों की और घूंघट पहने हम, ऐसा क्यों? जो इसकी नज़र खराब है उसको तो कुछ नहीं बोल रहे। रेप विक्टिम का नाम हम ले भी नहीं सकते हैं, हमको पता भी होता है ऑफ द रिकॉर्ड कई बार, लेकिन हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो ये समाज की व्यवस्था कब बदलेगी? जब हम ऐसा कुछ करेंगे।